शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। यूं तो देश में भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखने ये आ रहा है कि 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनमें भगवा, अधिक से अधिक भगवा होने की होड़ लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा की। हेमंता विश्व शर्मा बेशक कांग्रेस से आए हैं, लेकिन जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने अपना ऐसा हिंदुत्व एजेंडा चला रखा है कि एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन रहे हैं। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हेमंता विश्व शर्मा ने 2 बड़े शब्द गढ़ लिए हैं, एक बाढ़ जिहाद और दूसरा खाद जिहाद। अब ये बाढ़ जिहाद और खाद जिहाद क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल आसाम से लगा हुआ मेघालय में एक विश्वविद्यालय है और वो विश्वविद्यालय पहाड़ी क्षेत्र में है। वो उसके विश्वविद्यालय के जो मालिक हैं, जो संचालन करते हैं, वो मुस्लिम हैं। तो उस विश्वविद्यालय के निर्माण के कारण से आसाम में बाढ़ आई थी, इसलिए उनका ये कहना है कि ये जो विश्वविद्यालय है वो बाढ़ जिहाद के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक बड़ा फैसला ये किया है कि उस विश्वविद्यालय जो मेघालय की सीमा में है, पढ़ने वाला कोई भी बच्चे की नौकरी आसाम में नहीं दी जाएगी। किस तरह का डिसीजन है आप अंदाजा लगाइए। वो सिर्फ इसलिए कि वो उस विश्वविद्यालय का संचालन मुस्लिम करते हैं। यदि आज का अखबार आप उठा के देखेंगे तो आज उन्होंने एक और फैसला किया है कि अंग्रेजों के समय से जो आसाम की विधानसभा है, वहाँ पर मुसलमानों को गुरुवार को 2 घंटे की नमाज पढ़ने की अनुमति मिलती थी। विधायकों की 2 घंटे विधानसभा बंद रहती थी ताकि मुस्लिम जाके नमाज पढ़ सके। उस बरसों वाली पुरानी जो प्रथा है उसे बंद कर दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ बाढ़ जिहाद की, खाद जिहाद की। आसाम में कुछ किसानों के खाद के कारण से लोग बीमार पड़े, तो इस पर भी हेमंत विश्व शर्मा का कहना है कि ये मुसलमानों के कारण हुआ। मुसलमानों ने जानबूझ के खाद ज़्यादा डाली और लोग बीमार पड़े, ऐसा किया। तो ऐसे तमाम सारे निर्णय वो करते चले जा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं या वो भगवा, मतलब पूरे प्रदेश को भगवा करने पर उतारू हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिनों से शांत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हेमंता विश्व शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवा कलर में उनसे आगे निकल रहे हैं, तो उन्होंने भी बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने भी कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश नहीं होने दूंगा। और फिर अयोध्या में जो एक रेप का केस हुआ है, आरोपी मुस्लिम थे तो उनके यहाँ बुलडोजर भेजा। ये तमाम सारी चीज़ें उनने फिर से तेजी ला दी है। अब आता हूं मैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेशक विधायकों से नहीं चुने गए, पर्ची से बने हैं, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके एजेंडे में निश्चित तौर पर भगवाकरण है। उन्होंने पहला फैसला किया था मध्य प्रदेश में बनते ही, मुख्यमंत्री बनने के बाद, चार्ज लेने के बाद पहला फैसला था कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जाएं। दूसरा फैसला, खुले में मांस, मक्खी और ये सब नहीं बेची जाए। और हम जानते हैं कि उस व्यवसाय में किस तरह मुस्लिम लगे हुए हैं। एक फैसला उन्होंने अभी किया कि आपको भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय बोलना होगा। एक फैसला उन्होंने किया कि मदरसों में हिंदू नहीं जाएंगे। ऐसे तमाम सारे फैसले हमने देखा कि छतरपुर की घटना पे आरोपी मुस्लिम थे तो 20 करोड़ की कोठी उनकी धाराशाही कर दी गई, बुलडोजर चला दिया गया। तो ऐसे तमाम फैसले हैं कि मोहन यादव अपने आप को भगवा कलर में महसूस कराना चाहते हैं कि वो बड़े भगवा हैं। तो क्या वास्तव में जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो मैंने नाम बताए हैं, आसाम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्या इनमें हिंदुत्व की होड़ लगी हुई है? क्या ज़्यादा से ज़्यादा भगवा रंग इनके ऊपर चढ़े, ये होड़ लगी है? आखिर ये किसको दिखाना चाहते हैं कि हमारा एजेंडा हिंदुत्व का एजेंडा है? हम इन तमाम सारे मुद्दों पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के, देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। अब मैं अरुण दीक्षित जी के बारे में भी बता दूं कि आज की तारीख में अरुण दीक्षित जी सबकी खबर का एक ऐसा अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं कि हम 24 घंटे 48 घंटे यदि इंटरव्यू ना करें तो लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। कल ही इंदौर से कुछ लोगों ने फ़ोन किए कि क्या अरुण जी है नहीं, क्या बाहर गए हुए हैं, उनका इंटरव्यू दिखाई नहीं दिया। तो आज मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इसको रेगुलर करिए, क्योंकि आपके अब चाहने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल इंदौर से लोगों ने मुझे टोका कि क्या अरुण जी का स्वास्थ्य ठीक है, कहीं बाहर तो नहीं गए हैं, 2 दिन से आपके चैनल पर नहीं दिख रहे हैं। तो आपसे निवेदन कि आप इसको रेगुलर बनाए रखें।
देखिए रविंद्र जी, जब आप सवाल पूछते हैं मैं जवाब देने को तैयार रहता हूं। अब आप ज़्यादा घूमते हैं, दरअसल ये है कि कभी आप इंदौर में, कभी आप सागर में, कभी आप ग्वालियर में। लेकिन ये दर्शकों का प्यार है जो आपके चैनल को आगे बढ़ा रहा है। हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। सबकी खबर का जो असर हुआ है, जो लोग उसे स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब आपका जो मुद्दा है, तो हम लोगों ने सुना है बचपन से नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, और जो कुकर्म करके साधु बनता है, भगवा उड़ता है, वो भी ज़्यादा राम राम करता है, उसकी दाढ़ी ज़्यादा चमकती है, उसके बाल बने होंगे, क्योंकि वास्तव में सन्यासी होगा उसको अपने चेहरे और उसकी सुध नहीं रहती है। लेकिन नकली सन्यासी जैसे आजकल हर टेलीविज़न पे आपको दिखेंगे, तो उनकी मैचिंग होगी दाढ़ी की और काला चश्मा। कल एक चैनल पे देख रहा था तो दाढ़ी सफ़ेद, बाल काले, पूरा नौटंकी वाले। तो अब इसी तरह की राजनीति में स्थिति है। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि बात बार बार वहीं पहुंचती कि जो शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कट्टरवादी बहुत थे, लेकिन चेहरा कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, जो उदारवादी थे। हालांकि एक बार गोविंदाचार्य जी ने उनको कह दिया था कि वो मुखौटा बने हैं, और उसकी सज़ा उनको ये मिली कि बेचारे फिर वो मुख्य धारा में नहीं आ पाए गोविंदाचार्य जी आज भी, जबकि सबसे योग्य, सबसे ज़्यादा ज्ञानी और अच्छे वक्ता सब कुछ है। पर तो वहाँ आप जब देखें कि अटल जी थे, फिर उमा भारती जैसे लोग भी थे उनकी पार्टी में, उनकी टीम में, उनके रहते ही मुख्यमंत्री बनी थी वो। तो सबसे खेल बड़ा ये है कि अब जो चेहरा है वो है नरेंद्र मोदी। और खुद नरेंद्र मोदी अगर 24 घंटे मुसलमानों को निशाने पे लेने की बात करते हैं, हर जगह जाते हैं, वो आप कभी आप कपड़ों से पहचानेंगे, तो कभी वो मंगलसूत्र छीन ले जाने की बात करेंगे, कभी कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी जो वो ये न दिखाएं, ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि भारत में मुसलमान भी समान नागरिक हैं। देश का संविधान उन्हें भी उतना ही हक देता है जितने एक हिंदू को देता है। ये जब कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, तब फिर हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए हैं, उनको बनाए इसलिए गया था सर्बानंद सोनोवाल की जगह कि इन्होंने तय किया था कि असम का डेमोग्राफी जो है, देखिए मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये कहा जाता रहा है कि बंगाल के शरणार्थी आके वहाँ बस गए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर सारी राजनीति बदल दी है। जो वहाँ से एकमात्र सांसद यूडीएफ के चुने जाते रहे, तो अजमल भाई, तो वो सांसद रहे, उनकी पार्टी वहाँ से जीती रही, उनकी आड़ ली, उन पर तमाम लगातार आरोप लगाते हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुलेआम मियाँ मुसलमान, अब देखिए नमाज का आपने बंद कर दिया, अब आप तलाक और शादी भी रजिस्टर कराएंगे, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि भाई इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हो? मेरा सवाल अब, आपने कभी सुना कि बाढ़ जिहाद, खाद जिहाद, ये कैसे शब्द गढ़े जा रहे हैं राजनीति में? भगवान करे कि वो जिहाद का मतलब समझ लें, एक दिन अच्छे से उसको पढ़ लें। कई बार होता है उर्दू सबकी समझ में नहीं आती, तो अलग तरह से उसकी व्याख्या बन गई। जिहाद को गलत संदर्भ में गलत चीज़ से जोड़ दिया गया है। जिहाद का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए मुहिम चलाना। और अगर आप बात कर रहे हैं जहां जोड़ा गया है कि ईश्वर के लिए जिहाद करते हैं, तो जो कट्टरता जिसको आप अलग अलग व्याख्या करें, तो उसको जैसे मान लीजिए अब तालिबान आ गया, तो तालिबान ने जो किया, तालिबान की वजह से पूरा दुनिया में मुसलमान परेशान है। उनकी चीज़ से, उनके काम को, जो वो अपने काम को जिहाद कहते हैं, तो उस जिहाद शब्द को जो बहुत अच्छा होता था, इसका संदर्भ अलग था, उस जिहाद शब्द को लेकर उल्टा कर दिया गया। अब हर चीज़ में जिहाद है, नेगेटिव हर चीज़ में जिहाद है। अब जहाँ अच्छा, आप ये बताइए कि उन्होंने, हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला किया है कि मेघालय का जो विश्वविद्यालय है, जिसका संचालन एक मुस्लिम परिवार करता है, उनके बच्चे आसाम में नौकरी नहीं कर सकते। क्या ऐसा कोई फैसला कोई राज्य सरकार कर सकती है इस आधार पे कि उस विश्वविद्यालय का संचालन मुस्लिम करते हैं? नहीं, ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ऐसा देखिए हमारे देश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है। दोनों की अपनी जगह है और दोनों के अपने आदर्श हैं, और दोनों चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं? कभी सवाल नहीं उठा। तो कभी ये तो नहीं हुआ कि हिंदू विश्वविद्यालय के लोग यहाँ नौकरी नहीं कर सकते हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं? सभी लोग सभी जगह नौकरी तो कर ही रहे हैं ना। रवीन जी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी हिंदू
अध्यापक हैं और छात्र भी हिंदू रहे हैं, और मुस्लिम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी मुस्लिम हैं और छात्र भी मुस्लिम रहे हैं। ऐसा नहीं है। दरअसल समस्या ये है कि पहले जिस आधार पर बनाए गए उसका अब मुसलमान शब्द को गाली बना दिया है इन्होंने, इनके हिसाब से इन्होंने जो किया है, तो इनको हर चीज़ में वही चीज़ दिखती है। समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि जब ज़रूरत होती है तो किसी एक नाम को लेके कहते हैं कि मेरा बड़ा दोस्त था, पुराना दोस्त था, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो शहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी से पूछो कहाँ हैं। एमजे अकबर को भी लाए थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, कहाँ हैं? मैं आपको जरा उत्तर प्रदेश ले चलता हूँ, आपका होम स्टेट भी है। अभी पहले हेमंत बिस्वा शर्मा की बात खत्म हो जाए। दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा ये भूल जा रहे हैं कि वो बॉर्डरिंग स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और सबसे संवेदनशील है। वहाँ उल्फा के आतंकवादी रहे हैं, बोडो आतंकवादी रहे हैं और अलग अलग अलगाववादी दलों के बहुत सारे दल थे, क्षेत्रीय परिषदें उनके कब्जे रहे हैं। सरकार का पैसा रविंद्र जी पूरा का पूरा आतंकवादियों अलगाववादियों को शिफ्ट होता रहा है। ये आंकड़े हैं। बल्कि आज नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है। उस राज्य में जब आप ये करेंगे तो बाकी असम को छोड़ के बाकी जो 6 राज्य हैं उनमें तो मुसलमान मुद्दा नहीं है। तो ये एक पूरे उस आप नक्शे को देखिएगा। मैं देश के लोगों से अपील करूंगा कि वो पूर्वोत्तर की संवेदनशीलता को समझे। आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ मैती और आदिवासी कुकी आदिवासी संघर्ष चल रहा है। पुराने उसमें देखें तो चाहे मिजोरम हो, वहाँ के लालडेंगा आज भी याद किए जा रहे हैं। तो जो पूरे राज्य हैं, अगर एक सबसे बड़े राज्य में इस तरह की अस्थिरता फैलाएंगे एक समाज विशेष को लेके, वो पूरे पूर्वोत्तर को अपने आगोश में ले लेगी और उसके बाद दुनिया की कोई ताकत भारत को अंतर्गृह युद्ध के उससे नहीं बचा सकती। अगर समय रहते देश को ठीक रखना है तो हेमंता बिस्वा शर्मा की जवान को थोड़ा लगाम दी जानी चाहिए, क्योंकि बोल बोल के इतना जहर फैला रहे हैं कि वो फिर उनमें एक जब वो करते हैं और दूसरी तरफ ओवैसी बैठे हैं। या तो ये तय कर लें कि भाई ओवैसी के सामने, ओवैसी को फंड कौन कर रहा है भगवान जाने, ओवैसी ताकत कहाँ से लाते हैं, जनता ने ताकत नहीं दी है। अगर जनता ने ताकत दी होती तो ओवैसी आंध्र प्रदेश के तो मुख्यमंत्री हो ही सकते थे। तो जब समाज नकार रहा है तो फिर आप मुख्यमंत्री होके इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो? चलिए हेमंता भाई, एक और क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है वो, कि झारखंड में बेशक शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है बीजेपी से, लेकिन वे नाम के हैं। वहाँ सारे बड़े डिसीजन हेमंता बिस्वा शर्मा को सौंप दिए गए हैं। पूरा झारखंड इस समय इलेक्शन के प्रभारी एक तरह से उनको दिया गया है। तो आपको लगता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं यही एजेंडा चलेगा जो उन्होंने आसाम में चलाया है? चुनाव निकालने के लिए बीजेपी के पास और कोई तरीका भी तो नहीं है। देखिए, असम और झारखंड में बहुत अंतर है। जब वहाँ मुस्लिम कम है, झारखंड नहीं मुसलमान है, लेकिन झारखंड आदिवासी स्टेट है, आदिवासी बहुल है। और वहाँ की समस्या क्या है कि अभी इन्होंने ये कराना चाहते हैं ध्रुवीकरण, क्योंकि आदिवासी सोरेन परिवार के साथ है, उनके संघर्ष पर राज्य अलग बना था। अटल जी ने तब थे प्रधानमंत्री जब ये उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बने थे। मूल बात यह है कि वहाँ अभी ये आपने 15 अगस्त का भाषण सुना था, उससे पहले यूनिफाइड सिविल कोड की बात करते थे, उस दिन सेकुलर सिविल कोड पे पहुँच गए। मतलब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के मुंह से सेकुलर शब्द सुन के ऐसे लगा कि जैसे शंकराचार्य जी अल्लाह अल्लाह कर रहे हों। मतलब सेकुलर, जो बात जिनको सेकुलर शब्द से नफरत थी वो सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की है और वो साफ कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और उन्हीं की वजह से, मुसलमानों की वजह से नहीं, आदिवासियों की वजह से नरेंद्र मोदी कॉमन सिविल कोड को या यूनिफाइड सिविल कोड को लागू नहीं कर पाए। उत्तराखंड में लागू हुआ है, वहाँ प्रयोग कर लिया, लेकिन जब आदिवासी खड़ा हो जाएगा, आज मध्य प्रदेश की सारी आदिवासी सीटें बीजेपी ने जीती हैं, तो जो आदिवासियों के बीच में इनके प्रति विश्वास पहले खत्म हुआ है। सोरेन को जेल में डाला, उसके बाद जो चंपई सोरेन बाद में मुख्यमंत्री बने उनको भड़का कर तोड़ लिया, वो बीजेपी में आ गए। इस सब के बाद भी अभी इनके पांव वहाँ जम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब पिछली बार ये सत्ता में थे तो नरेंद्र मोदी ने किसको बनाया? रघुवर दास को, जो मूलतः आदिवासी नहीं थे, झारखंड के नहीं थे। तो उसका बदला आप करें क्या?
तो किसी भी तरह से मुसलमान इस देश के हर राज्य में है। उत्तराखंड में भी थोड़े बहुत मुसलमान हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलती रहती है। हल्द्वानी की एक बस्ती पूरी इसलिए तोड़ दी गई थी ये कह के कि रेलवे की ज़मीन पे है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। तो ये मुहिम अपनी जगह चल रही है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में जाके अब जो करेंगे वो ये करेंगे कि जो मुसलमान हैं उनको अगर हमला करेंगे वो, तो आदिवासी तो उनके साथ आने वाला नहीं है, तो जो गैर आदिवासी हिंदू हैं उनको उसको एकजाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई विकल्प है नहीं, भाजपा ने अपने नेताओं को वहाँ खुद ही कमज़ोर किया है, इसलिए दाल नहीं गलेगी इनकी। चलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश लाता हूं। हम ये देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहे हैं। वहाँ दोनों उप मुख्यमंत्री चाहे केशव मौर्य हों या बृजेंद्र पाठक हों, ये दोनों ने उनको परेशान करके रखा हुआ है। एक तरह से मोर्चा खोला है अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो इन तमाम सारे विवादों में उनके जो कपड़ों का कलर भगवा है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा था। अभी जब हम देख रहे हैं कि लगातार उन्हें फिर बयान शुरू कर दिए हैं कि बटोगे तो कटोगे, यहाँ बांग्लादेश नहीं होने देंगे कभी, मतलब इस तरह के तमाम सारी चीज़ें फिर वहाँ शुरू हो गई हैं। तो आपको लगता है कि इस कंपटीशन में, तीनों के कंपटीशन में, क्या फिर से वो अपने रंग को फिर से भगवा कर पाएंगे, फिर वो नंबर 1 पे आ पाएंगे, जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा इस समय टॉप पे चल रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ और बाकी दोनों में बहुत अंतर है। वो एक मठ के महंत हैं, भगवा पहनना अब उनकी मजबूरी है। भगवा उनके शरीर से तभी हटेगा जब कल को वो क्रांति करें और ब्याह कर लें, फिर अजय सिंह बिष्ट बन जाए, अन्यथा तो भगवा उन्हें रहना है। जो बात आपने कही उनके उप मुख्यमंत्रियों की, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो कहीं सदन में, पहले विधानसभा में उन्होंने कहा था एक दिन कि मैं यहाँ सम्मान पाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मठ में बैठूंगा, मुझे ज़्यादा सम्मान मिलेगा, लोग पाँव छुएंगे। तो इशारा उनका विपक्ष की ओर से नहीं था, विपक्ष की ओर नहीं था उनका इशारा चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए केशव मौर्य के लिए था, और एक जमाने में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के पांव छूते रहे ब्रजेश पाठक की तरफ था। ये दोनों हैं। मूलतः समस्या ये है कि इन लोगों को आगे करके अमित शाह ने खेल खेला था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सच में भगवाधारी हैं, और वो जिस संप्रदाय में हैं, हमारे यहाँ तो कह देते हैं कि अगर बाबा नंगा हो गया तो उसका क्या बिगड़ेगा। तो वो बाबा तो वैसे ही इतने वाले हैं कि वो पहले से लड़ रहे हैं। अगर उन पर सवारी कर ली तो फिर उत्तर प्रदेश, अभी बाबा ने थोड़ा संकेत दिया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा में कितनी सीटें जीती हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो उनको कसने की कोशिश की, उन पर नियंत्रण करने की कोशिश की, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। उन्होंने एक झटके में नरेंद्र मोदी को जय श्री राम से जय जगन्नाथ पे ला दिया, भूल गए जय श्री राम। क्यों? क्योंकि योगी की ताकत को आप कम मत आंकिए। वो जो कह रहे हैं वो शुरू से यही कह रहे थे। योगी के मुंह से जब ये बातें निकलती हैं तो हम लोग सब मानते थे कि बड़ा कट्टर है। इसको इसीलिए बनाया कि उत्तर प्रदेश में जो बहुसंख्यक, बहुत बड़ी संख्या में जो है मुसलमान हैं, और कम से कम 150 सीटों पर वो विधानसभा की फर्क डालते हैं। 10-12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो चाहें तो एकजाई होकर चुन लें। तो उसको ध्रुवीकरण करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बाबा का इस्तेमाल किया था, और बाबा अब भी वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, चुनाव 27 में है, 22 में हुआ था, 24, 48, 36 महीने के बाद वो भी वहाँ पहुँचेंगे। तो अभी से वो भूमिका बना रहे हैं, और इस बहाने वो दोनों तरफ को संकेत दे रहे हैं। उन्हें दिख गया है कि समाजवादी पार्टी आगे आ रही है लोकसभा में जो है, और विधानसभा में भी पिछली बार समाजवादी पार्टी ने अच्छा स्कोर किया था। तो बाबा जी को तो अपनी कुर्सी बचानी है, हेमंता बिस्वा शर्मा को तो तस्तरी में रख के दी गई है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वो सांप्रदायिकता भड़काए रखनी है, और कल को कोई बात होगी वो तो कांग्रेस ही है। अगर सर्बानंद सोनोवाल बोलते, जो बात आ रही है इन पर, तो बाबा जी तो पहले हिंदू वाहिनी चलाते थे, हिंदू सेना चलाते थे। अब गोरखपुर के इलाके में उनका उस एरिया में वही दूसरा था। तो वह उनके बोलने को सब मानते हैं, कपड़े देख के बोले अरे यार ये तो कट्टर है। और अब वो जो कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को निशाने पे लेके कर रहे हैं, और मोदी जी समझ रहे हैं लेकिन उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपन मध्य प्रदेश आते हैं, और तो एक ऐसी चीज़ हो गई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैंने तमाम सारी चीज़ें भूमिका में बोल दी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल तो अपनी जैकेट भी भगवा पहनने लगे हैं।
कुर्ता भी भगवा पहनने लगे हैं, बातें भी पूरी टोटल ऐसा करने लगे हैं जैसे बिल्कुल हिंदुत्व की लाइन। अब आपको मध्य प्रदेश में रहना है, देश में रहना है तो जय कृष्ण जय राम बोलना ही होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें, मदरसों में बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं मध्य प्रदेश में, जो भी वो कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो भी उसी पंक्ति में खड़े होना चाहते हैं जिस पंक्ति में योगी और हेमंता विश्व शर्मा खड़े हैं। आपको लगता है कि मोहन यादव इन लोगों के कंपटीशन में आगे बढ़ जाएंगे? रविंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मोहन यादव अपनी योग्यता पर, अपनी राजनीतिक क्षमता पर मुख्यमंत्री बने? वो तो सबको पता है कि वो नहीं बने हैं ना। तो अब वो क्या करें? एक और चीज जो है, सबसे पहले का आदेश हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं कि कहीं भी अनलाइसेंस्ड या खुले में अंडा और मांस नहीं बिकेगा। आप चले जाइए भोपाल में, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से जवाहर चौक जो वो है, सब जगह जहाँ देखो वहाँ अंडे के ठेले भोपाल में लगे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, सब उतर जाएंगे। खूब सनसनी मची। आज आप भी उठते हैं तो आप अजान सुनते हैं और मंदिर का घंटा सुनते हैं। हम भी मंदिर का घंटा सुनते हैं और अजान सुनते हैं। ना मंदिर से उतरे ना मस्जिद से उतरे। क्या हुआ? उसके बाद एक प्रशासनिक कीर्ति की नामांतरण रजिस्ट्री के साथ होगा। क्या हो रहा है? क्या पटवारी ऐसा काम कर रहे हैं? तो दरअसल मुख्य बात यह है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर ना तो अभी तक राज्य की प्रशासनिक मशीनरी 8-9 महीने बाद उन्हें गंभीरता से लेती है, ना वो खुद ये समझ पाते हैं कि सरकार चलाएं कैसे। अब लगातार जो चीज़ें हैं, अभी आज की तारीख में ही आपने मुद्दा उठाया था गायों को लेकर के। वो यादव हैं, माना जाता है कृष्ण वंशज हैं, गायों के प्रति उनकी सहानुभूति होनी चाहिए। उन्होंने जन्माष्टमी को सरकारी स्तर पर कर दिया, लेकिन देश का पहला एक ऐसा राज्य मध्य प्रदेश है जहां गायों को घेर कर उफनती नदी में झोंक दिया गया और वो मारी गई, और वो ये काम करने वाले मुसलमान नहीं थे। तो जो मुख्यमंत्री एक भी बात, 15 दिन से अभियान चल रहा है, राजधानी में सड़क पर गाय ही गाय है, हर किसी भी उस पर। एक कटनी कलेक्टर ने अच्छा काम किया है कि लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हमने पहले आपसे कहा था कि आज भी कलेक्टर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उन कटनी कलेक्टर ने इच्छा शक्ति दिखाई, अच्छा काम है। कलेक्टर को चाहिए कि जो लोग छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं होगा। लेकिन जब आप गाय की पूंछ पकड़ के चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हो, गाय जो निरीह, सबके लिए बहुत सबसे निरीह पशु है, उसको मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो फिर ये सब चलता नहीं है। अगर मोहन यादव जी बिना पर्ची के मुख्यमंत्री बने होते अपनी क्षमता पे, और उनकी कमांड होती, तो उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। भाई मध्य प्रदेश से किसे निकाल देंगे? देखिए, अपन बार बार पर्ची की बात करते हैं, तो पर्ची तो शिवराज जी की भी आई थी पहली बार, बाद में वो अपनी क्षमताओं पे बनने लगे। पहली बार तो उनकी भी आई थी, तो हो सकता है अगली बार ये अपनी क्षमताओं पे बने। अब अगली बार की तो भगवान जाने कि अगली बार जिन्होंने उन्हें पर्ची दी है वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और आज मैं कहता हूँ, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत नहीं है। वो कल 163 या जो 162 विधायक हैं उनको बुला के मीटिंग करा दीजिए। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता चलेगा। विधायक वो चुनेंगे, अगर जो कहा जाता है वो हो जाए। तो मेरा कहना ये है कि आप आए, आप वो काम करिए जिससे आप जाने जाएं। अगर आपने कहा था अंडा मांस नहीं बिकेगा तो वो इंश्योर कर लेते, नहीं हुआ। आपने कहा कि पटवारी अगले दिन नामांतरण करेंगे, नहीं हो रहा है। आप जो चीज़ कह रहे थे, आपने कहा लाउड स्पीकर बंद होंगे, हो जाने चाहिए थे। तो इन चीज़ों की बजाय, लेकिन रविंद्र जी पूरी बात सुनिए, इन चीज़ों के बजाय अब आप उन मुद्दों पे बात कर रहे हो कि जिन पे मीडिया भागे, हम और आप डिस्कस करें, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उनसे बात हटे। मध्य प्रदेश की सड़कें खराब हो गई हैं, सारी समस्याएं, जो मूल समस्याएं हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, उन पर तो बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है कि अगर मध्य प्रदेश में रहना है तो जय श्री कृष्ण जय श्री राम कहना है। इससे क्या होने वाला है बताइए? लेकिन आप ये जानते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी में आपको मुख्यमंत्री रहना है तो आपको संघ को और नरेंद्र मोदी अमित शाह को खुश करना होगा, और उनके खुश करने के तरीके ये है कि आप हिंदुत्व की लाइन को पकड़ लीजिए और कट्टरता से पकड़ लीजिए। आप रविंद्र जी, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की लाइन कट्टरता से पकड़िए, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि जिस हिंदुत्व की आड़ आप ले रहे हैं उस हिंदुत्व को मानने वाले लोगों को आप मूलभूत सुविधाएं दें?
ये भी तो है, आप नए मुख्यमंत्री बने थे, आप क्लीन चिट थे, क्लीन स्लेट थे, आप पहला काम आपने घोषणाएं अच्छी की। लेकिन अगर मोहन यादव ये ऐलान करते कि मध्य प्रदेश का एक भी स्कूल बिना टीचर के नहीं होगा, हर स्कूल में बेसिक सुविधाएं होंगी। आप क्या समझते हैं, अरविंद केजरीवाल में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे थे, लेकिन उन्होंने मेडिकल और स्कूल और बेसिक बिजली, इन 3-4 चीज़ों को ठीक किया। दिल्ली की जनता लोकसभा में भले ही ना उन्हें चुने, लेकिन विधानसभा में वही चुने जा रहे हैं। मूल समस्या ये है कि अगर आप हिंदुओं के ही कंधे पे सवार रहना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम आबादी का रेशियो देख लो, तो अधिसंख्य आदिवासी तो मुसलमान की नहीं है, हिंदुओं की है। तो उन हिंदुओं के बच्चों को आप 1250 रुपया शिवराज सिंह लाडली बहना को दे गए, उनका अगर आप बाइफरकेट कर लें तो उसको जो अपने बच्चे की पढ़ाई और अपने बच्चे के स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं में खर्च करना पड़ रहा है, तो 1250 का कई गुना ज़्यादा है। लेकिन आपने एक तमगा लगा दिया सबको भिखारी की स्थिति में कि 1250 रुपये हम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें जो आपको देना था, जो आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है, स्कूल, अस्पताल, सड़क सुविधा, नहीं दे रहे हैं आप। यही कर रहे हैं मोहन यादव जी, क्योंकि मोहन यादव जी को समझ में आ गया कि सरकार चलाना इतना आसान नहीं है, सही चीज़ों पे नहीं कर पाएंगे, वो करना भी चाहें तो करने नहीं देंगे लोग। तो हिंदुत्व बचा है, हिंदुत्व सबसे आसान है। जय श्री राम, हो गया काम, चल पड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की है और उन्होंने भी विस्तार से सारी जानकारियाँ दी हैं। 3 राज्य हमने बात की है, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को भगवा साबित करने पर तुले हुए हैं। तो उन तीनों राज्यों की पूरी संरचना कैसी है और क्यों ये लोग कर रहे हैं, बड़ा विस्तार से आज समझाया है। लेकिन इतना तय है कि यदि मुख्यमंत्री जय जय श्री राम या हिंदुत्व या इस तरह की बात करने के बजाय विकास की बात करें, हम कर्जा कम से कम लें, ये ऐसे मुद्दे हैं, सड़कें ठीक करें, बिजली ठीक करें, औद्योगिकरण बढ़ाएं, तो जिस उद्देश्य से चुना है वो उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये लोगों का ध्यान बांट रहे हैं, हाँ वोट तो इनको इस ध्यान बांटने से ही मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि विकास के नाम पर कोई इस समय देश में वोटिंग या मतदान हो रहा हो। तो ये तीनों के कहीं ना कहीं भगवाकरण के पीछे सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।